हेलो गाइस, दिस इज एलीटप्रेडर्स और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज शिप और उसका क्या मिशन था इंडिया के अगेंस्ट के बारे में। रिसेंटली चाइनीज शिप युआन वांग 5 ने काफी हेडलाइंस बनाई थी जब इंडिया, श्रीलंका और चाइना के बीच में काफी बड़ा डिप्लोमेटिक फेस ऑफ हुआ। ये फेस ऑफ बड़ा था पर काफी विजिबल था, जो कि यूजुअली डिप्लोमेटिक फेस ऑफ्स नहीं होते। चाइनीज शिप युआन वांग 5, जिसको चाइनीज एक रिसर्च वेसल भी कहते हैं, पर असली में ये एक स्पाई शिप है। कैसे, वो मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा। युआन वांग 5 11 अगस्त को डॉक होता है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, जो कि चाइनीज को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लीज पे दे रखा है फॉर 99 ईयर्स। इन 2017 श्रीलंकन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे ने ये पोर्ट चाइनीज को लीज पे दे दिया था, क्योंकि चाइनीज का लोन नहीं चुका पा रहे थे ऑफ $1.1 बिलियन। जिस डिसीजन को 2019 में प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे ने बदलने की कोशिश करी और श्रीलंका में जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है रिसेंटली, उसका जिम्मेदार भी नहीं बताया जा रहा है। अब वापस आते हैं शिप पे। युआन वांग 5, जैसे कि इसकी इमेज से देख सकते हैं कि एक ट्रैकिंग शिप है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने का काम करता है। ये शिप डायरेक्टली पीएलए की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर आता है। ऐसे शिप्स इंडिया भी यूज करता है, जैसे आईएनएस ध्रुव जो 2021 में कमीशन हुआ और आईएनएस अन्वेष जिसने 2021 में अपने सी ट्रायल शुरू किया। इन ट्रैकिंग शिप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये किसी भी कंट्री को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे वो अपनी मिसाइल की टेस्ट को ट्रैक कर सकें। मोबाइल प्लेटफॉर्म होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आपको किसी भी लैंड बेस्ड फैसिलिटी से अपनी मिसाइल को टेस्ट करना है तो आपको एक नोटाम इशू करना होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। नोटाम मींस नोटिस टू एयरमैन। इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन बना देना। लेकिन सपोज करिए इंडिया को अगर अपनी व्हीलर आइलैंड मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी से मिसाइल टेस्ट करनी है तो उन्हें एक नोटाम इशू करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें मेंशन करना पड़ेगा कि कितना एरिया नो फ्लाई जोन रहेगा। और यूजुअली इस एरिया से गैस लगाया जा सकता है कि किस टाइप की मिसाइल टेस्ट होने वाली है। और क्योंकि ऐसे सेंसिटिव टेस्टिंग साइट्स हमेशा दुश्मन की नजर पे रहती हैं, तो इससे काफी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज का दुश्मन को अंदाजा लग सकता है। लेकिन ये ट्रैकिंग शिप्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आईएनएस अन्वेष जैसे शिप्स एक रेडीमेड सेफ्टी कॉरिडोर बना देते हैं जिससे कोई भी देश सीक्रेटली अपने मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इसलिए आईएनएस अन्वेष जैसे शिप्स को एफटीआर्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब है फ्लोटिंग टेस्ट रेंजेस। युआन वांग 5 जो श्रीलंका में आया था वो इससे थोड़ा ज्यादा हॉस्टाइल शिप था, क्योंकि युआन वांग 5 सिर्फ मिसाइल्स को ही नहीं बल्कि सैटेलाइट्स और सबमरीन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस को भी ट्रैक और सेंस कर सकता है। पर इंडिया की तरह काफी देशों की सैटेलाइट स्पेस में है, वो तो कहीं से भी ट्रैक की जा सकती है, राइट? फिर चाइनीज शिप को श्रीलंका ही क्यों आना पड़ा? एक्चुअली सैटेलाइट ट्रैकिंग कहीं से भी की जा सकती है, लेकिन सैटेलाइट ट्रैकिंग एक स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए की जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, जिसके लिए ट्रैकिंग शिप को ऐसी जगह आना पड़ता है जहां से अर्थ और ओशन एक प्लेन सरफेस की तरह रहे, जिससे एक बेहतर ट्रैकिंग रूट मिले किसी भी सैटेलाइट का। ये सब ट्रैकिंग का सिर्फ एक एंड रिजल्ट है, एक फायर सॉल्यूशन जनरेट करने का फॉर द एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिससे किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब ये फायर सॉल्यूशन भी काफी ट्रिकी चीज होती है, जिसके लिए कई तरह का बहुत ही हैवी टेक्निकल डेटा को कलेक्ट और इवेलुएट करने की जरूरत होती है। और चाइनीज स्पाई शिप श्रीलंका में मोस्ट प्रोबेबली इसी फायर सॉल्यूशन की तलाश में आया था। आप खुद मैथ्स कर सकते हैं। चाइनीज के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप्स हैं, उनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी हैं, और ऑर्बिट में इंडिया की कुछ ऐसी सैटेलाइट्स है जिसपे इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस बहुत ज्यादा रिलाय करती है। और फिर फायर सॉल्यूशन मिलने के बाद ये एंटी सैटेलाइट वेपन्स कहीं दूर से भी सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है। ये शिप और चाइनीज एंटी सैटेलाइट वेपन डायरेक्ट थ्रेट पोज करते हैं GSAT-7 को, जो कि इंडियन मिलिट्री की कम्युनिकेशन सैटेलाइट मानी जाती है। ये सैटेलाइट स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के लिए बहुत क्रूशियल है उनके कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट इंडियन नेवी के रिलायंस को खत्म करती है फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर। और क्योंकि GSAT-7 एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जिसका मतलब है कि ये सैटेलाइट अर्थ के साथ ही घूमती है अर्थ की स्पीड से, इसलिए चाइनीज शिप को श्रीलंका आना पड़ा ताकि वो इस सैटेलाइट के सबसे करीब आ सकें। इस डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक विन में चाइनीज की बेशक जीत हुई है, क्योंकि इंडिया नहीं फोर्स कर पाया श्रीलंका को इस शिप को ना डाउन होने से। पर यूजुअली ऐसे इंसिडेंट्स के बाद जो कि क्लियरली इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं, कई फॉरेन कंट्रीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका की ही बात ले लीजिए। इन 2014 श्रीलंका ने एक चाइनीज न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को अलाउ किया था टू डॉक ऑन देयर कोलंबो पोर्ट। इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था इस मूव को, जिसका रिजल्ट था महिंद्रा राजपक्षे, जो कि उस टाइम के श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे, उनको अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। अक्टूबर 2014 में चाइनीज सबमरीन डॉक होती है
और जनवरी 2015 में राजपक्षे इलेक्शन हार जाते हैं। उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि उनकी हार में इंडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। एट लास्ट जियोपॉलिटिक्स एक बड़ा और लंबा गेम है। यहाँ कभी आप एक कदम पीछे जाते हैं तो कभी 2 कदम आगे। इंडिया का रिस्पॉन्स इस स्पाई शिप की डॉकिंग के बाद देखने वाला रहेगा, जो कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के बिहेवियर से साफ लग रहा है। वो हर जगह इस इशू को रेस कर रहे हैं। इंडिया सब कुछ करेगा लेकिन चुप तो नहीं बैठेगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट्स टू डिस्कस थिंग विद मी एंड द कम्युनिटी। Till the next video on how India is actually making China sweat in Indian Ocean region. Stay tuned to Elitepredators. Jai Hind, Elitepredators out.